हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसमें जो भी आप हमारा लेक्चर वॉच कर रहे हैं उसको एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको क्वेरीज और क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिल पाएंगे। बिकॉज ऑफ आपको अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरीज रहता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर शेयर करें और उसका जो रिस्पांस होगा आपको क्विकली मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमने जो भी आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है उनमें से आप रेलवे, ग्रुप डी, एमटीएस और इतने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस जहाँ पर पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जो भी टॉपिक हमें डिस्कस करना है, कंपेरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और इससे एलिमेंट से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हमें इनको जानना है कि क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको पहले कुछ बताया था, द्रव्य यानी कि पदार्थ के बारे में बताया था। पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, उससे रिलेटेड मैंने ठोस, द्रव, गैस भी बताया था कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया था। और उसके बाद में जो अब मुझे डिस्कस करना है, जैसे कि आयतन है, आयतन में ठोस, द्रव, गैस में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठोस का तो आयतन और आकार से दोनों ही निश्चित होता है और लिक्विड में आयतन निश्चित होता है, लेकिन जो उसका आकार है सिर्फ चेंजमेंट होता रहता है, क्योंकि लिक्विड है, उसको जिस आकार में डालेंगे वैसे ही वो ढल जाता है। उसके अलावा गैस में होता है तो आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता है, तो यही इसमें अंतर है। जैसे कि त्रिभुज और वर्ग है, चतुर्भुज है, आकार सेम होता है लेकिन आयतन जो होता है वो 0 होता है। तो इसी तरह से तन्यता, अगला टॉपिक का मतलब होता है तनाव। जब पदार्थ विज्ञान में तन्यता किसी ठोस पदार्थ के तनाव डालने पर अगर उसको खींचते हैं तो वो आकार में चेंजमेंट हो जाता है, और जब ज़्यादा खींच देते हैं तो वो क्या होता है कि वो आसानी से टूट जाता है। जैसे कि सोना है, चांदी है, उसमें अगर हम कोई भी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसको जिस आकार में जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार हम उसे ढाल लेते हैं। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है चोट पहुंचाना, बहुत तेजी से उसमें दबाव डालना। आघात वर्धनीयता किसी पदार्थ का दबाव या आघात पड़ने पर वो टूटे बिना, मतलब बिना टूटे ही वो आकार में चेंजमेंट हो जाता है। जैसे लोहा है और मसलन चांदी की पीट पीट कर हम मिठाई में चढ़ा देते हैं, तो ये जो हमारा आघात वर्धनीयता का वर्क होता है, तो ये बहुत ही उसमें प्रेशर डालना पड़ता है, बहुत ही तेजी से उसमें वार करना पड़ता है, तो ये आघात वर्धनीयता कहलाता है। इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया था, भंगुरता क्या होता है। भंगुरता ये जो होता है, इसको तोड़ने पर, मोड़ने पर और इसे पीटने पर ये क्या होता है, टूट जाता है। तो पदार्थ के इस गुण को ब्रिटलनेस कहते हैं या भंगुरता कहते हैं। इसके बाद में चालक और सुचालक और कुचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ऊष्मा का प्रवाह होता है, चालक कहलाता है। और सुचालक वे होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा ऊष्मा या धारा का प्रवाह बहुत सुगमता से हो जाता है, वो सुचालक कहलाते हैं। कुचालक में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो ऊष्मा होती है, उसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नहीं बहते हैं और उसमें कोई भी ऊष्मा और धारा का प्रवाह नहीं होता है, संभव नहीं हो सकता है, तो ये कहते हैं कुचालक। इसके बाद में मैंने बताया था कि द्रव्य के गुण भौतिक होते हैं और रासायनिक गुण होते हैं। भौतिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज और रासायनिक प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि भौतिक गुण वे गुणधर्म होते हैं जिनकी पहचान हम बिना देखे, बिना मापे हम नहीं अंदाजा लगा सकते। जैसे कि रंग उसका कैसा है, कलर से हम पता चल जाता है, और गलनांक क्या है, उसका क्वथनांक क्या है, उसमें सुगंध कैसी आ रही है, भौतिक गुण है। और रासायनिक गुण क्या होते हैं कि जो रासायनिक गुण होता है वो केमिकली उसमें रिएक्शन क्या हो रहा है, अम्लीय हो रहा है या क्षारीय होता है, इससे ही आप केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद ही आप पता कर पाएंगे कि रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। उसके बाद में हमने नोट में बताया था, जैसे कि ठोस है, ये बर्फ है। अगर हम ठोस है, अगर हम इसमें थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर देते हैं, इसके लिए यहाँ पर राइट करके मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बर्फ में थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है कि आपका जो हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हीट करने पर जो बर्फ होता है वो थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है, वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर गर्म करना है, हीट प्रोवाइड करना है, तो ये गर्म करने के बाद, सॉरी हीट ऊपर लिखेंगे क्योंकि हमें तीर का निशान जिस तरफ को हमें रिएक्ट करवाना है उसी तरफ इसको लिखते हैं।
इसको यहाँ पर से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हीट हम प्रोवाइड कराते हैं, ये हमारा बर्फ का छोटा सा टुकड़ा है और इसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यहाँ पर लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। ये जो द्रव होता है, अब इसके बाद में इसको और अगर हम तेजी से और थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये भाप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको बोलते हैं भाप। भाप का मतलब होता है ये गैस में, क्योंकि उसमें जैसे ही यहाँ पर गैस में परिवर्तित हो जाता है भाप में, क्योंकि आप कोई भी चीज़ है अगर उबाल ज़्यादा आता है, गर्म करते हैं पानी को, तो उसमें वाष्प निकलता है, वाष्प जिसको बोलते हैं गैस। अब अगेन अगर हम इसी वाष्प को यहाँ पर अगर हम दोबारा से इसे कोल्ड कराते हैं, यानी कि ठंडा करते हैं, तो ये फिर से ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, जल में ही परिवर्तित हो जाता है। फिर इसको दोबारा से फिर से और तेजी से कोल्ड कराते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, तो ये जो जल होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस में, यानी कि ये आपको बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, यानी कि जम हो जाता है, जम जाता है, सॉरी। अब इसके बाद में कंपैरिजन हमें पढ़ना है कि सॉलिड लिक्विड गैस में कंपैरिजन कौन से, यही मेन पॉइंट है, 6 पॉइंट है और ये बहुत इनसे क्वेश्चन भी पुट अप किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है डेंसिटी, जैसे कि इसमें क्या होता है कि ठोस और द्रव और गैस में डेंसिटी कैसे होता है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व जो होता है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, ये जो सॉलिड है इसमें सबसे ज़्यादा होता है, इसमें ग्रेटर होता है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में लिक्विड में होगा और उसके बाद में आपका गैस में होगा। इसी तरह से फोर्स ऑफ इंट्रामॉलिक्यूल यानी कि अंतरा आणुक बल, यानी कि ठोस में आपका अंतरा आणुक बल कितना होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसमें भी आपका सॉलिड में ही होगा, यानी कि ठोस में ही होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद में लिक्विड में होगा, तो यहाँ पर लिक्विड में ग्रेटर देन कर देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैस। अब प्रसार क्या होता है, एक्सपेंसर, यानी कि फैलाव, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं प्रसार, फैलाव। फैलाव का मतलब है कि हमें सबसे ज़्यादा, जैसे ठोस है तो वो नहीं फैल सकता है और लिक्विड है उस वो फैल सकता है और गैस तो बहुत तेज़ी से फैलती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो फैलाव होगा गैस में, एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा अधिक होगा, फिर उसके बाद जस्ट आपका लिक्विड में होगा, यानी कि द्रव में होगा, और फिर सबसे कम जो होगा वो सॉलिड में होगा, ठोस में होगा। इसी तरह से विसरण, विसरण का मतलब भी यही होता है, बिखरना, यानी कि डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है कि गैस में सबसे ज़्यादा फैलाव होगा, यानी कि उसमें भी विसरण ज़्यादा होगा, और सिमिलरली इसी तरह से जैसे प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, वैसे ही आपका इसमें सॉलिड में होगा। अब इसके बाद में आता है डायनेमिक ऊर्जा, यानी कि डायनेमिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं गतिज एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें होगा, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगा वो गैस में होगा, इसके बाद में लिक्विड में होगा, फिर उसके बाद में आपका सॉलिड में होगा। इंट्रामॉलिक्यूल्स प्लेस, अब अंतरा अणुक स्थान, यानी कि सबसे ज़्यादा गैपिंग, ये इंट्रामॉलिक्यूल्स स्थान का मतलब है आपका गैपिंग किसमें सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा जो गैपिंग होगा वो गैस में होगा, और उसके बाद में जस्ट आपका सॉलिड, सॉलिड में नहीं होगा, लिक्विड में होगा, लिक्विड में यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद में आपका सॉलिड में होगा। तो ये जो आपको मैंने बताया ये काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनसे क्वेश्चन भी पुट अप किए जाते हैं। उसके बाद में है एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, मोल संकल्पना। मोल संकल्पना संकल्पना जो है एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, ये रिलेटेड टू है उस परमाणु भार से, उसी को हम परमाणु भार कहते हैं, एटॉमिक वेट भी कहते हैं और एटॉमिक मास भी कहते हैं। जिसको मोल संकल्पना जो है वो किसने दिया था, आओगाद्रो, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है आओगाद्रो। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनका आविष्कार किया था। इन्होंने क्या बताया था कि जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो 1/12 कार्बन में इसकी संख्या के इक्वल मोल संकल्पना बताया गया था। और इसके बाद में आओगाद्रो जो नंबर होता है, यानी कि 1 मोल इक्वल टू जो होता है इतने यूनिट का होता है, 6.022 किसी भी बुक में लिखा है, और इसके बाद में आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6.023, किसी बुक में ये भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होता है, इंटू 10⁻23 यूनिट, ये आपका आओगाद्रो नंबर होता है।
और इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में हमें आपको बताना है, जो कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ था, मैंने टॉपिक में बताया हुआ था कि वहाँ पर आपको एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। एलिमेंट्स आपको कम से कम अभी तक जो खोज हो चुकी है 119 एलिमेंट्स यानी कि तत्वों की खोज हो चुकी है। लेकिन उससे पहले हमें कम से कम कितने एलिमेंट्स लर्न करने हैं वो आपको कंफर्म और हमेशा लर्न होने चाहिए। जैसे कि 1 से लेकर के हमें 30 तक जो एलिमेंट्स हैं वो लर्न होना चाहिए। वो हम एक एक करके आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। जैसे 1 है, 1 हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन। ये जो 1 लिखा है ये सीरियल नंबर है, और इसी तरह से आप इसका एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर का आप मतलब समझते होंगे, परमाणु क्रमांक। यहाँ पर आप लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक। ये जो मैंने परमाणु क्रमांक लिखा है यानी कि एटॉमिक नंबर जो है इसका हाइड्रोजन का 1 होता है, और जो इसका सिंबल होता है, क्योंकि सिंबल ही लिखना होगा, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा, किसी भी केमिस्ट्री में क्या होता है कि सिंबल से ही चलती है। ये जो है आपको मैंने हाइड्रोजन बताया और हाइड्रोजन का मैंने सिंबल ये लिख दिया, तो ये मतलब है हाइड्रोजन। अब इसी तरह से अगला है हीलियम। हीलियम जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है, और इसका जो सिंबल होता है He होता है। इसी तरह से आप बहुत सारे लिख सकते हैं, 30 तक कम से कम लिख सकते हैं। हाइड्रोजन हीलियम के बाद में आता है लिथियम। मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। इसके बाद में बेरिलियम। बेरिलियम के बाद में आता है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये मैंने आपको लिखे। अब देखिए लिथियम का कितना होता है, यहाँ पर लिखते हैं लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, और उसका जो लिथियम होता है उसका Li सिंबल होता है। बेरिलियम का कितना होता है 4 होता है, उसका जो सिंबल होता है Be होता है। इसके बाद में बोरान का 5 होता है, और बोरान का जो सिंबल होता है Be होता है। कार्बन का 6 होता है यहाँ पर, और इसका जो सिंबल होता है C होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है, और इसका जो सिंबल होता है N होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो O होता है। तो ये बहुत ही इजी है, और इसको लर्न करना सीरियल वाइज आप लर्न करेंगे तो बहुत आसान रहेगा, और आप इसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। ऑक्सीजन के बाद में जस्ट जो 9 नंबर का होता है एटॉमिक नंबर, उसको बोलते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का होता है 9, और इसका जो सिंबल होता है F होता है। इसके बाद में आता है नियॉन। नियॉन का होता है 10, और इसका जो नंबर होता है सिंबल होता है Ne होता है। इसके बाद में आता है सोडियम। सोडियम के बाद में होता है मैग्नीशियम। नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। इसके बाद में होता है 13 जो होता है एल्युमिनियम। ये सोडियम में क्या होता है, इसका 11 होता है, और इसका जो Na होता है परमाणु क्रमांक। मैग्नीशियम का 12 होता है, इसमें होता है मैग्नीशियम Mg। एल्युमिनियम का 13 होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है Al होता है। इसके बाद में आता है जैसे 14 है, उसका नंबर होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन उसको बोलते हैं, तत्व का नाम सिलिकॉन है, और यहाँ पर जो होता है 14 होता है एटॉमिक नंबर, और इसको हम सिंबल SI से प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन के बाद 14 के बाद 15 आता है फास्फोरस, इसको बोलते हैं फास्फोरस। फास्फोरस के बाद सल्फर आता है, सल्फर। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है 16 होता है, और फास्फोरस का 15 होता है। फास्फोरस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और सल्फर को S से। इसके बाद में आता है क्लोरीन। क्लोरीन को हम 17 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर 17 होता है। आर्गन, आर्गन का 18 होता है, और इसका जो सिंबल होता है Ar होता है। आर्गन के बाद में आता है पोटेशियम। पोटेशियम, इसका जो सिंबल होता है K होता है।
सोडियम और पोटेशियम का सिंबल केवल चेंज है, बाकी लगभग आप लर्न कर सकते हैं, इसको जरूरी लर्न कर लेना। पोटेशियम हो गया, इसके बाद में आता है कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम। कैल्शियम का 20 होता है और इसका जो सिंबल होता है Ca होता है। कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम। इसके बाद क्रोमियम 24 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा स्कैंडियम का कितना होगा 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24। अब इसमें से आप स्कैंडियम का Sc होता है और इसके बाद में टाइटेनियम का Ti होता है, वैनेडियम का V होता है और क्रोमियम का Cr होता है। 30 तक मैंने आपको बताया है और 30 तक आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है। और यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं क्योंकि बिकॉज जब तक आपका स्पेस नहीं होगा तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम तक मैंने आपको बताया। इसके बाद जो 25 होता है वो मैग्नीज का होता है, मैग्नीज का होता है 25 और इसका जो एटॉमिक नंबर है 25 है और सिंबल है Mn। मैग्नीज के बाद आता है फेरस, फेरस को हम आयरन भी बोलते हैं। इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर 26 होता है। फेरस के बाद आयरन के बाद में आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया। उसके बाद में आता है आपका निकिल, निकिल, कॉपर और जिंक। कोबाल्ट का होता है आपका 27, इसको हम Co से रिप्रेजेंट करते हैं। और निकिल को यहाँ पर 28 से इसका जो परमाणु क्रमांक है और इसको हम निकिल को Ni से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर को Cu से, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 29 होता है। यहाँ पर लिखना था, यहाँ पर 29 लिखना था और यहाँ पर Cu लिखना था। इसके बाद में जिंक है, जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है और इसको हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने आपको 30 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट बताया और इनको आपको कम से कम किसी भी स्टूडेंट को 30 तक तो लर्न होना ही चाहिए। और मेन जो और भी होते हैं वो भी हम आपको बता देंगे क्योंकि वहाँ पर भी आपको Hg है, जैसे यूरेनियम है, ये सब लर्न होना चाहिए। कैप्टॉन है, क्रोमियम है, आयोडीन है, इन सबको लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही जगहों पर आपको सिंबल ही मिलेंगे और सिंबल जब तक आपकी पहचान में नहीं आएगा तो आप ये जज नहीं कर सकते कि ये कौन सा सिंबल है। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया है, आपको आसानी से लर्न कर सकते हैं। उससे लर्न करने के बाद में आप एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऐसा होता है कि किसी भी बुक में और कोई भी क्वेश्चन अगर देता है तो उस क्वेश्चन में आपको एटॉमिक नंबर साथ में दे देगा बाई चांस, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो थोड़ा सा कुछ चेंजमेंट भी रहता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे फेरस का मैंने बताया कि फेरस का 26 होता है तो 26 के बाद में जो एटॉमिक नंबर होगा 54 होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। बुक में आपका 54 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है क्योंकि वो एक्यूरेसी उसमें नहीं रहती है, इसलिए मैंने आपको एटॉमिक नंबर नहीं बताया है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, तो एंड तक जरूर देखें हमारे लेक्चर को। थैंक यू सो मच और धन्यवाद।